नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। शुरू करते हैं मनी सेंट्रल। खबरों पर चर्चा के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज दिन की सबसे बड़ी खबर क्या है। सबसे बड़ी खबर है आज अदानी समूह पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट का असर तो यह हुआ कि शेयर बाजार में सारे शेयर अदानी समूह के धराशायी हो गए। करीब करीब 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया निवेशकों को या शेयर धारकों को, जिसमें जो भी सब शामिल थे। इसके अलावा और कौन सी बड़ी खबरें? और बड़ी खबरें हैं मंडी से, गेहूं की, चावल की, अंडे की, महंगाई से बड़ी खबरें हैं। लेकिन कुछ और भी खबरें हैं जो आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। इन बड़ी खबरों के अलावा वो कौन सी खबरें, उसके लिए आप देखिए ऑन द शो आज मनी सेंट्रल में खास क्या है। शुरुआत हम करेंगे, एक तरफ आर्थिक सुस्ती और दूसरी तरफ मारुति के शानदार नतीजे। क्या है वजह, ये जानेंगे। सामने आया एजेंट कमीशन में बीमा कंपनियों की टैक्स चोरी का मामला। कितनी टैक्स चोरी है, कैसे की गई, ये समझेंगे। किस मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं भारत के बैंक। बजट से रियायतों की कितनी उम्मीद जायज। आज जीडीपी के अनुमान आए, नॉमिनल जीडीपी के, उसके बाद रियायतों की कितनी उम्मीद की जाए, इसका आकलन करेंगे। गेहूं, चावल, अंडे की महंगाई मैंने आपको बताया। और चलते चलते जैसे हम रोज एक अरमानों की चिट्ठी पढ़ रहे हैं, वो जानेंगे आज किसने लिखी वित्त मंत्री के नाम अपने अरमानों की चिट्ठी। शुरुआत देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति के नतीजों से। मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा 1011 करोड़ रुपए से बढ़कर 2351 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा मुनाफा कंपनी ने एक तिमाही में बढ़ा लिया। हालांकि इस दौरान कंपनी की बिक्री करीब 25% बढ़कर 23,246 करोड़ रुपए रही। नतीजों की सबसे खास बात यह थी कि जो कामकाजी मुनाफा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो 1559 करोड़ रुपए रहा, जो 82% बढ़ा और बढ़कर 2833 करोड़ पर रहा। इस वजह से कंपनी के जो मार्जिन थे वो 9.7% पे रहे। खास बात यह थी कि ये अब तक के ऑल टाइम हाई थे। कंपनी को इतना मार्जिन, इतना प्रॉफिट मार्जिन कभी नहीं हुआ, ये बात है। सर, अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर कंपनी के मुनाफे पर क्यों नहीं दिखा? दिलचस्प नतीजे हैं मारुति के, और उसके साथ टाटा मोटर्स के भी नतीजे आए हैं। इन दोनों कंपनियों के नतीजों के भीतर जाने पर यह दिखाई देता है कि कैसे कीमतें बढ़ाने के कारण कंपनी के कारों की बिक्री घटने के बाद भी उसे मुनाफा हुआ है। जो ताज़े आंकड़े हैं हमारे सामने जो बताते हैं, मारुति के नतीजे हमारे सामने जो आए हैं वो ये बताते हैं कि जैसे इसी तिमाही के आंकड़ों को देखें तो कंपनी का जो टोटल सेल वॉल्यूम था, मतलब संख्या में जितनी कारें थी, वो उसमें केवल 8% की इंक्रीज हुई वॉल्यूम की दृष्टि से। और सिक्वेंशली अगर आप देखें क्वार्टर के हिसाब से तो 10% का डिक्लाइन दिखाई देता है, गिरावट दिखाई देती है। डोमेस्टिक सेल्स में केवल 10.5% की इंक्रीज है और एक्सपोर्ट्स में 5% की गिरावट है। लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने अपने जो हाई एंड मॉडल्स थे, जिन मॉडल्स की बिक्री तेजी से बढ़ रही थी, उनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की। और मारुति ने पिछले 2 साल में लगभग साल में 1 या 2 बार कीमतें ज़रूर बढ़ाई हैं, और उसका फ़ायदा हमें कंपनी के रिकॉर्ड नतीजों के मुनाफे के तौर पर दिखाई दे रहा है। और यही बाजार की वो असंगति, वो पैराडॉक्स है कि जब कारें नहीं बिक रही हैं फिर भी कंपनी ने अपने मार्जिन्स को बचाकर रखने के लिए, बेहतर मुनाफे के लिए कीमतें बढ़ाने का सहारा लिया है। और ख़ासतौर से पिछले 1 साल की बिक्री आमतौर पर एसयूवी या महंगे कारों के वर्ग में मौजूद रही है। चलिए, अगली खबर बीमा कंपनियों से। बीमा कंपनियों की ओर से एजेंट्स को दिए जाने वाले कमीशन में एक बड़ा टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। 12,000 करोड़ रुपए का कमीशन आयकर विभाग की नजर में आया है, जांच के दायरे में आ गया है। पिछले साल नवंबर में हुए जीएसटी विभाग के कुछ सर्च में यह पता चला कि एजेंट्स को आईआरडीआई की ओर से तय सीमा से ज्यादा कमीशन दिया गया। ज्यादा कमीशन देने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई गई, उनके जरिए लेन देन किया गया, यह आरोप है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी डीजीजीआई इन कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच कर रहा है। सर, क्या फ्रॉड थे, कैसे किए गए? बीमा कंपनियों ने ज़्यादा एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन पे किया, शेल कंपनियां बनाई गई, जैसा कि शोभ ने आपको बताया कि ये अपने तरीके का बीमा क्षेत्र में पहला अपने तरीके का फ्रॉड है, जिस फ्रॉड में ये पता चला है और जीएसटी के छापे में पता चला कि कंपनियों ने अपनी सेल्स को, बीमा कंपनियों ने अपनी पॉलिसी के सेल्स को बढ़ाने के लिए निर्धारित नियमों से आगे जाकर अधिक एजेंट कमीशंस बांटे खासतौर पर। और ये एजेंट कमीशन करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के थे, और ये काम आईआरडीए के नियमों के अगेंस्ट हुआ है। और इस जांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों को नोटिस भेजा है। इसमें काफ़ी शेल कंपनियां निकली, इसमें मैं कुछ और जानकारियां आगे हमारे सामने आएंगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमा के क्षेत्र में शेल कंपनियों का इस्तेमाल फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, एजेंट्स करने के लिए पहली बार खुलकर सामने आया है। लोन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा बाजार से महंगा कर्ज उठाने में
इंटरेस्टेड हैं, उत्सुक हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ब्याज दरों में कटौती होने के बाद, यानी कि जब 1 साल बाद 2 साल बाद ब्याज दरों में कटौती होगी, रेपो रेट कम होंगे, तब ऐसा ना हो कि उनकी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाए, वो 4-5 साल की एफडी करके फंस जाएं। इस बीच बैंकों के जो नतीजे आए उनमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी ऊंचे रहे हैं, बैंकों के अच्छे नतीजे आए हैं, लेकिन अब उनकी चिंता ये है कि वो एफडी करें या ना करें। सर, एक तरफ क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, जमा चाहिए, दूसरी तरफ ये डर है कि कहीं जमा गले ना फंस जाएं। किस ट्रैप में फंसते दिख रहे हैं ये बैंक अभी, जैसे हमने लगातार मनी सेंट्रल में इससे पहले भी चर्चा की है और आप लगातार अलग अलग हमारे कार्यक्रमों में देख रहे होंगे कि आप प्रतिदिन किसी न किसी बैंक की तरफ से डिपॉजिट की दरों में बढ़ोतरी की होड़ देखते हैं। बैंकों ने अपने कर्मचारियों को टारगेट्स दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जमा जुटाएं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंकों की कर्ज की ग्रोथ रेट 30 दिसंबर तक का आंकड़ा हमारे पास है, वो 15% के आसपास थी, जबकि बैंकों के डिपॉजिट की ग्रोथ रेट 10% से नीचे है, 9% के आसपास है। यानी बैंकों को अपने पूंजी आधार को बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स की ज़रूरत है। अब यहाँ मुश्किल ये है कि बैंक इस समय जो डिपॉजिट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो महंगी ब्याज दरों पर हैं, 7%, 8% और 9% तक की ब्याज दरों पर डिपॉजिट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। अगले साल 2 साल बाद जब ब्याज दरों में कमी आएगी, तब इन डिपॉजिट्स की और ये जो एफडी हैं, लॉन्ग टर्म एफडी 5 साल की एफडी हैं, इनकी सर्विस करने में बैंकों के पास कॉस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए बैंकों ने बारोइंग की तरफ देखना शुरू किया है। जो ताज़े आंकड़े हैं, 2022 में बैंकों ने 4.4 लाख करोड़ रुपए की बारोइंग मार्केट से की है, अलग अलग माध्यमों से, बॉन्ड के माध्यम से। करीब 63% के आसपास बैंकों की बारोइंग बाजार से बढ़ी है 2021 की तुलना में 2022 में। बैंकों की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अगर वो महंगी डिपॉजिट जुटाने में लंबे समय तक आगे बने रहे और जब ब्याज दरें कम हुई तो उसके बाद उन्हें कर्ज पर मिलने वाले मार्जिन्स में या रिटर्न्स में गिरावट आएगी। और ये घटनाक्रम हमें बैंकों के नतीजों पर अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से इसका असर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि धीमे धीमे कर्ज की मांग में गिरावट दिख रही है और बैंकों को डिपॉजिट्स के लिए ज़्यादा ब्याज या रिटर्न देने पड़ रहे हैं। अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर सुस्त पड़ सकती है। खबर यह है कि अगले हफ्ते आने वाले बजट में सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नॉमिनल जीडीपी अनुमान को घटा सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 15.4% लगाया था, जबकि अगले साल नॉमिनल जीडीपी 11% रह सकती है। यह अनुमान है 15.5 से करीब 11। इस गिरावट की वजह वैश्विक मंदी और निर्यात में कमजोरी है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है आपको बताते हैं। जब रियल जीडीपी में आप महंगाई को जोड़ देते हैं तो ये नॉमिनल जीडीपी बन जाती है। ये गिरावट बताती है कि अगले वर्ष सरकार के कुल टैक्स कलेक्शन पर भी दबाव रह सकता है। सर, इन आंकड़ों की रोशनी में फिर बजट कैसे? शुभम, ये बजट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़ा है जो हम बजट की तरफ जाते समय हमें मिलता है। और आमतौर पर बजट के सारे भाषणों के जंजाल में और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ भी दें तो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, आंकड़े होते हैं जो बजट में हमें भविष्य के बारे में, अगले साल के बारे में, अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताते हैं। उसमें एक आंकड़ा ये है, 3 आंकड़े वो कौन से होते हैं? पहला आंकड़ा होता है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का, यानी वास्तविक स्थायी मूल्यों पर भारत की अर्थव्यवस्था के उत्पादन का कितना मूल्य है और उसमें महंगाई जोड़ देने के बाद अर्थव्यवस्था में विकास दर कितनी दिखाई देती है, क्योंकि सरकार के सारे खर्च और कमाई के आकलन इस पर निर्भर होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है जिस पर बजट केंद्रित होता है, वो भारत की विनिमय दर होती है, एक्सचेंज रेट होती है रुपए की, कि बजट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि रुपया कितना कमजोर होगा या मजबूत होगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी के कलेक्शंस उसी के पर आधारित होते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है बजट की बुनियादी पैमानों में ब्याज दर, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है तो उसे आने वाले समय में ब्याज दर के आकलन के आधार पर अपने कर्ज का और कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज का आकलन करना पड़ता है। बजट की भाषा में एक किस्म की ब्लू बुक होती है, उस ब्लू बुक में ये 3-4 आंकड़े होते हैं। और ये आंकड़ा हमें ये बता रहा है पहली बार काफ़ी समय के बाद भारत में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 12-13% से नीचे जाने वाली है। बल्कि मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी 2 हफ्ते पहले, उनके हिसाब से तो ये माना जा रहा है, जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है वो मान रहे हैं कि अगले साल भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 10% से भी नीचे आ जाएगी, 8 से 9% आ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगले साल महंगाई भी कम होगी लेकिन उसके साथ आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट आएगी। और यही एक वो आंकड़ा है जिस आंकड़े के आधार पर अगले साल के पूरे बजट की गणित अब लड़खड़ाकर बिगड़ गई है। और इस आंकड़े की रोशनी में बजट की एक बिल्कुल ही दूसरी तस्वीर हमको दिखाई देती है। वो तस्वीर उन अपेक्षाओं और उन उम्मीदों से बिल्कुल अलग है जो आमतौर पर बजट के साथ जोड़ी जा सकती हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। सर, रियायतों की फिर कितनी उम्मीद की जाए? जब आप कह रहे हैं जीडीपी गिरेगी, टैक्स कलेक्शन गिरेगा, तो फिर जो रियायतों की उम्मीद लगा रहा है मिडिल क्लास, किसान, सब हम देख रहे हैं,
उनकी फिर कितनी उम्मीद है? बजट दो तरह से रियायतें देता है। एक तो बजट अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ाता है, जिसमें खर्च बढ़ाकर डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जाती है। हालांकि सरकारों के बजट भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान नहीं करते हैं, फिर भी 18 से 20% जीडीपी का हिस्सा सरकार के खर्च की तरफ से जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि सरकार राजस्व जुटाती है, क्योंकि उन राजस्व के सहारे ही सरकार अपने कर्ज की कोशिशें कम करती है। अब ये जो एक आंकड़ा हमारे सामने आया जो कि 10.6 से 11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट का है, ये हमें बता रहा है कि भारत की सरकार अगले साल राजस्व में उतनी बढ़ोतरी या टैक्स कलेक्शन में उतनी बढ़ोतरी नहीं ला पाएगी जितनी बढ़ोतरी पिछले साल हमने देखी थी। करंट ईयर में भारत सरकारी टैक्स के कलेक्शन की दर, केंद्र सरकार के टैक्स के कलेक्शन की दर करीब 14.5% की दर से बढ़ी थी, और अब संकेत मिल रहा है कि वो घटकर 8% आ जाएगी, यानी लगभग उसमें आधे के आसपास की कमी आएगी। और ये कमी पूरी तरह से सरकार के खर्च और टैक्स रियायतों की संभावनाओं को सीमित कर देती। तो अगर आपके पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार इनकम टैक्स में बड़ी रियायत देने वाली है या सरकार किसी बड़ी स्कीम पर बहुत बड़ा बजट डालने वाली है, तो इन आंकड़ों की रोशनी में गले नहीं उतरती। इनकी रोशनी में अगर देखा जाए तो सरकार को अगले साल न केवल अपने खर्च में कटौती करनी होगी, बल्कि किसी बड़ी रियायत को देने से बचना होगा, क्योंकि अगले साल 2023-24 में सरकार का राजस्व उस रफ्तार से भी नहीं बढ़ेगा जिस रफ्तार से वो इस साल बढ़ रहा था। और ये मैथमेटिक्स सरकार को और ज़्यादा दबाव में इसलिए लाएगी क्योंकि सरकार का राजकोषीय घाटा पहले ही रिकॉर्ड लेवल पर है। हम बात कर चुके हैं कि भारत में जीडीपी के 89% के आसपास राजकोषीय घाटा है, और अगले साल जब टैक्स का कलेक्शन कम रहेगा, सरकार को नियमित खर्च तो करने ही होंगे, तो अगले साल कर्ज की मांग और ज़्यादा होगी, और वो भी एक महंगे ब्याज दर पर। ये बजट का गणित है जो इस आंकड़े से निकलकर हमारे सामने आता है। तो इससे अगर आप चाहें तो बजट से अपनी अपेक्षाएं थोड़ी सीमित रख सकते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह एल सीसी हैं। मिस्र के राष्ट्रपति भारत में ऐसे मौके पर आ रहे हैं जब खुद उनका देश बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मिस्र की सेना का एक दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में मार्च भी करेगा। मिस्र का कोई राष्ट्रपति पहली बार भारतीय गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट बना है। सर, इजिप्ट की अर्थव्यवस्था को लेकर इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्या है स्थिति? हाँ, हमारे चर्चा में इजिप्ट रहेगा, क्योंकि इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हैं। इजिप्ट दुनिया के उन कुछ खास देशों में की कतार में जाकर पहुंच गया है पिछले 2 साल के भीतर, जो ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के ब्रिंक पर है। इजिप्ट की अर्थव्यवस्था में 3 बड़ी चुनौतियां, उस रोशनी में भारत और इजिप्ट के रिश्ते कैसे होंगे ये देखना थोड़ा रहस्यमय होगा, थोड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इजिप्ट इस समय IMF से $3 बिलियन के एक लोन के लिए बात कर रहा है, एक बेल आउट लोन के लिए बात कर रहा है। इजिप्ट का जो करेंसी इजिप्शियन पाउंड है वो पिछले 1 साल में 50% टूट चुकी है। इजिप्ट में अब स्थिति ये है कि ग्रॉसरी स्टोर्स पर सामान उपलब्ध नहीं है, अंडे और सामान्य खाने की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है महंगाई के कारण। इजिप्ट को IMF ने बेहद सख्त शर्तों के तहत फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ जाने के लिए कहा है। इजिप्ट से कहा गया है कि वो सरकारी कंपनियों का निजीकरण करे और सरकार अपने खर्च को घटाए। इजिप्ट इस स्थिति में है कि अगर उसे $3 बिलियन का बेल आउट लोन नहीं मिला तो इजिप्ट डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाएगा, और इस वित्तीय संकट में फंसे देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद है। इसलिए देखना थोड़ा महत्वपूर्ण होगा कि भारत और इजिप्ट के बीच रिश्तों पर क्या बात होती। और यहाँ से एक और चुनौती है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में कर्ज संकट की संभावनाएं बनती अब दिखाई दे रही। इजिप्ट उन देशों में शामिल है। अब दिन की सबसे बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बुधवार के कारोबार में अदानी समूह के शेयरों में तेज गिरावट आई, जिसकी वजह से निवेशकों के 46,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इसकी वजह फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिडेनबर्ग रिसर्च की ओर से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इस दिग्गज समूह ने साफ तौर पर अपनी कंपनी के शेयरों में वैल्यूएशन में हेराफेरी की है। इसके अलावा रिपोर्ट में कंपनी पर यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी वर्षों से वही खातों में हेरफेर कर रही है। अदानी समूह की शेयर बाजार में 7 कंपनियां लिस्ट हैं, जिनमें 3 साल में करीब 819% का उछाल आया है। इस रिपोर्ट पर अदानी समूह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण है और इससे हमारे FPO को नुकसान पहुंचाया जाने का उद्देश्य है, इस उद्देश्य से ये लाई गई है। सर, और विस्तार से क्या कहती है ये रिपोर्ट?
टिपिकल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट अमेरिका के शेयर बाजार में काफ़ी समय से तहलका मचाती रही। एक छोटी सी रिसर्च फर्म है, नेट एंडरसन इसके प्रमुख हैं। इस रिपोर्ट में कई सनसनीखेज आरोप लगाए गए और अडानी समूह को इसीलिए तत्काल इसके पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि ये दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट है और अडानी समूह का जो ताज़ा FPO आ रहा है उसे टारगेट करती। पर ये रिपोर्ट में उन सारी चीज़ों पर सवाल उठाए गए हैं और वो तथ्य रखे गए हैं जो आमतौर पर शेयर बाजार के भरोसे को हिलाने वाले हैं और इसीलिए हमने बाजार में गिरावट देखी। ये हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2 साल तक इसमें जांच की थी और जांच के बाद 3-4 बड़ी चीज़ें पाई गई। पहली चीज़ तो ये आरोप लगाया गया कि अडानी समूह बहुत सारी कंपनियों में दुनिया के अलग अलग देशों में फंड्स के जरिए हिस्सेदारी रखता है खुद, यानी पैसा अडानी समूह का और वो कंपनियां वहां से निवेश करती हैं। दूसरी बात ये बताई गई कि कंपनी ने वैल्यूएशन में, अकाउंटिंग में बहुत सारी गड़बड़ियाँ की जिससे कंपनी के स्टॉक्स के प्राइसेस काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तीसरी चीज़, अडानी के समूह के जो ऑफशोर बिजनेसेस हैं जो विदेश से चलते हैं, उन बिजनेसेस में भी बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी के गहरे इश्यूज हैं जिसमें अडानी परिवार के बाकी लोगों का नाम भी इस रिपोर्ट में दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि एक ब्रोकरेज फर्म का भी जिक्र है, एलारा का, जिसके जरिए अडानी समूह ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के फंड्स के जरिए भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी ली है। इसमें करीब 38 ऐसी एंटिटीज़ का जिक्र किया गया है रिपोर्ट में मॉरिशस की जिनका रिश्ता अडानी समूह के साथ है। भारत में इस तरीके की कोई जांच अभी तक नहीं हुई है इस पूरे मामले में। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एक बड़ा क्वेश्चन आयर अडानी समूह के लिए इस रिपोर्ट में लिखा गया है। अडानी समूह की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई और उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण बताया, लेकिन बाजार में सनसनीखेज ढंग से पहली बार भारत के किसी बड़े औद्योगिक समूह के बारे में इस तरीके की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। सर, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है? कितना, मतलब ये रिपोर्ट आई, इसके बाद शेयर बाजार में शेयर एकदम गिर पड़े, धड़ाम हो गए, कितनी क्रेडिबल है ये एजेंसी? दिलचस्प कहानी है हिंडनबर्ग रिसर्च की। ये 5-6 साल पुरानी फर्म है और 3-4 लोग इसको मिलकर चलाते हैं। जैसे बताया, नेट एंडरसन इसके प्रमुख हैं। ये अमेरिका में एक नए किस्म के जो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन, स्टॉक इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू हुआ, उसमें हिंडनबर्ग रिसर्च उसकी प्रतिनिधि फर्म है। इस तरीके की रिसर्च फर्म शॉर्ट सेलिंग करती हैं, घोषित रूप से शॉर्ट सेलर होती हैं। ये किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करती हैं और उसके बाद रिसर्च करके वो आंकड़े सामने लाती हैं जो उस कंपनी के बारे में नेगेटिव होते हैं या ऐसी रहस्यमय जानकारियां होती हैं जिनके बारे में पता नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका में स्पैक्स से। स्पैक्स नाम की एक व्यवस्था बनाई गई थी, इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाकर उसके जरिए स्टॉक मार्केट में निवेश करती थी और उनमें जो रिसर्च के जरिए बहुत सारी सूचनाएं छिपाई जाती थी उन्हें हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी फर्म्स सामने लेकर आती हैं। इसका जो सबसे बड़ा और सबसे सफल हमला था या जिसको जो टारगेट था वो निकोला ट्रक्स का था। निकोला ट्रक्स के पूरे एपिसोड को एक्सपोज किया था हिंडनबर्ग रिसर्च ने। निकोला का स्टॉक बुरी तरह टूटा था, फिर उसके बाद फेडरल एजेंसी ने जांच की थी। निकोला की कंपनी के मालिक को जेल भी भेजा गया था। इस तरीके की एग्रेसिव स्टॉक रिसर्च पहली बार हाल फिलहाल के वर्षों में सामने आई है। हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ कुछ पुराने पत्रकार भी काम करते हैं, कुछ स्टॉक एनालिस्ट भी काम करते हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को अमेरिका के शेयर बाजारों में और दुनिया के शेयर बाजारों में काफ़ी तहलका मचाने वाला बनाया जाता है। अगर आप हाल फिलहाल में देखें तो ये दूसरी शायद निकोला के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च की सबसे बड़ी रिपोर्ट होगी जिसमें भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के कामकाज में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। चलिए, अदानी समूह के बाद अब दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है गेहूं की महंगाई। अगर आप मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा, निर्यात पर बैन लगने से लेकर और अब तक हम लगातार आपको बता रहे हैं कि गेहूं की महंगाई सरकार का सरदर्द बनी हुई है। गेहूं की महंगाई लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। महंगाई को काबू करने के लिए सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है या कहिए कि करती दिख रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से बयान लगातार आ रहे हैं, कुछ अभी कॉन्क्रीट दिखा नहीं है। ताजा खबरें ये हैं कि सरकार अब राज्यों को कम मूल्य पर गेहूं मुहैया कराएगी ताकि महंगाई को काबू किया जा सके। इसके अलावा खबर यह भी है कि गेहूं के निर्यात पर रोक अगली फसल तक नहीं हटेगी। अगली फसल आने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। इस बीच देश की कई मंडियों में गेहूं का भाव एमएसपी से 40-45% ऊपर चला गया है। पंजाब की मंडियां हैं, हरियाणा की मंडियां हैं, मध्य प्रदेश की मंडियां हैं। दिल्ली में भाव 3000 रुपये के ऊपर तक चला गया है। ऐसे में यह भी तय
है कि सरकार को इस बार केंद्रीय पूल के लिए जब वो गेहूं खरीदने बाजार में उतरेगी, जब बाजार में ऑलरेडी भाव एमएसपी से 40-45% ऊपर है, तो उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सर, कितनी मुश्किल होने वाली है इस बार गेहूं खरीद? सबसे बड़ी चुनौती यहीं से आने वाली। गेहूं पर हमने कल भी चर्चा की थी और गेहूं की कीमतों की बढ़ोतरी सरकार के लिए बड़ी दुविधा का प्रश्न है पूरे एक साल से। अब जो नई चुनौती सरकार के सामने आई है वो, जैसा आपको शुभम ने बताया, कि बहुत सारे मंडियों में जो सरकार ने समर्थन मूल्य गेहूं का रखा है उससे ज़्यादा कीमतें बाजार में मंडियों में 45% से तक बढ़ चुकी हैं। किसानों के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर है, क्योंकि किसानों को सरकार से ज़्यादा कीमत मंडियों में मिल रही है, पर सरकार के लिए उलझन और दुविधा ज़्यादा बड़ी है। पिछले साल 2021-22 के रबी सीजन में सरकार की गेहूं खरीद 56% कम रही थी, लक्ष्य से, टारगेट से नीचे रही थी। और हमें याद होगा कि सरकार ने लंबे समय तक मंडियां खुली रखी थी, खरीद केंद्र भी बढ़ाए थे, लेकिन उसके बाद भी खरीद नहीं हुई थी। अब यहाँ दबाव यह है कि रबी का जो समर्थन मूल्य है, अगर उससे गेहूं की कीमत बाजार में ज़्यादा है तो किसानों को कैसे इस बात के लिए आकर्षित किया जाएगा कि वो एफसीआई को पर्याप्त गेहूं दे सके। और यहीं से वो दुष्चक्र जारी रह सकता है जो पिछले साल रहा था, क्योंकि पिछले साल सरकार के अनाज भंडार में गेहूं कम था, निर्यात रोका गया था और वो कमी पूरे साल बनी रही। और फिर सरकार को अंततः साल के अंत तक आते आते बार बार ये कहना पड़ा कि वो ओपन मार्केट में सेल करेगी, हालांकि ओपन मार्केट में सेल नहीं किया गया। अगर सरकारी खरीद जो रबी सीजन में 2 महीने बाद शुरू होगी, और अगर सरकारी खरीद पिछले साल की तुलना में बढ़ती नहीं है, कम रहती है, तो फिर ये गेहूं का जो पूरा चक्र है, फूड इकोनॉमी का पूरा चक्र है, वो बराबर दबाव में बना रहेगा। गेहूं की कीमतें ही नहीं, चावल भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पिछले 15 दिनों में चावल की कीमत भी 10% से ज्यादा बढ़कर 2.5 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। सेंट्रल पूल के लिए एफसीआई के इस साल ज्यादा चावल खरीदने से कीमतों में ये तेजी आई है। सरकार ने गरीब कल्याण योजना में भी मुफ्त राशन वितरण को बंद करने का फैसला लिया। इस वजह से चावल की कीमतों में तेजी आ रही है। ये दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब तक फ्री राशन मिल रहा था, फ्री चावल मिल रहा था, अब जब नहीं मिल रहा है तो वो खुले बाजार में खरीद रहे हैं। किसानों से चावल खरीदने के लिए निर्यातकों और एफसीआई के बीच प्रतिस्पर्धा होने से भी सफ़ेद चावल महंगा हुआ है निर्यात के लिए भी। सर, भारतीय बाजारों पर निर्यात के लिए तो महंगा हुआ, कोई बात नहीं, भारतीय बाजारों के लिए क्या असर है, क्या मायने हैं इस महंगे चावल के? खाद्य अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा लड़खड़ा गया है। जैसे खरीफ के मौसम के बाद भी, खरीफ का चावल बाजार में आ जाने के बाद, धान की खरीद हो जाने के बाद, एफसीआई की खरीद पिछले साल से 20% ज़्यादा रहने के बाद भी बाजार में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और गेहूं की कीमतें तो पहले रिकॉर्ड स्तर पर है। अब ये पेंच, इस गुत्थी को थोड़ा सा हम करीब से समझने की कोशिश करते हैं। 3-4 बड़ी ताकतें हैं जो पूरे खाद्य बाजार में अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। एक तो सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना में डिमांड कम कर दी बांटने के लिए। उसके बाद इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी कि सरकार के स्टॉक्स में ज़्यादा गेहूं रहेगा, अनाज रहेगा, और इससे बाजार में कीमतें कम होंगी। वैसा नहीं हुआ। गरीब कल्याण अन्न योजना का ढांचा बदला भी गया, फिर भी बाजार में कीमतों में कमी नहीं दिखाई दी, बल्कि इसका उल्टा हुआ कि जिन लोगों को चावल फ्री मिल रहा था उन्होंने बाजार से चावल खरीदना शुरू कर दिया। यानी बाजार में डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच बना हुआ था वो बना हुआ तैयार दिख रहा है। दूसरी तरफ रबी खरीफ तो किसी तरह से सरकार खींच ले गई समर्थन मूल्य के सहारे, लेकिन रबी में समर्थन मूल्य की चुनौती बड़ी रहेगी, क्योंकि गेहूं की खरीद में गेहूं की जो बाजार में कीमतें हैं वो काफ़ी ऊंची हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बाजार में लंबे समय के बाद, शुभम, अनाज की कीमतों में एक अंडरटोन बनी है महंगाई की, एक अंतर्धारणा महंगाई की बनी है, जो कि प्राइवेट ट्रेडर्स के तौर पर, किसानों के तौर पर, बाकी सारी जगह संभावना है कि अनाज की कीमतों में आने वाले कुछ महीनों में कमी होने की गुंजाइश नहीं है। तो सामान्य रूप से बाजार में अनाज की सप्लाई, आपूर्ति कम रहने का खतरा है। और इसलिए हमें दोनों प्रमुख फसलों में की कीमतों में फसल के बावजूद, अच्छी फसल के बावजूद बढ़ोतरी दिख रही है। जबकि खरीफ की फसल भी बहुत अच्छी हुई थी और रबी की फसल भी अच्छी होने की संभावना है, खासतौर से मौसम के और सर्दी का जो लंबा दौर चल रहा है, स्पेल है, उसको देखते हुए फसल अच्छी होने की संभावना है। गेहूं और चावल के साथ देश के अधिकतर बाजारों में अंडा भी महंगा हो गया। 1 अक्टूबर के बाद अंडों की कीमतों में 34% से ज़्यादा की बढ़ोतरी आई है, कीमतें बढ़ी हैं। सर्दी की वजह से ऊंची मांग, महंगे पोल्ट्री फीड और अचानक मलेशिया में होने वाले निर्यात में आई तेजी ने अंडों को महंगा कर दिया है। आज बड़ी खबर एक और है, 2 नहीं 3 खबरें हैं। तीसरी खबर है जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है मुझे लगता है, और ये ऐसी खबर है जो देश की बड़ी आबादी को प्रभावित करती है। टेलीकॉम सेक्टर में इन दिनों काफ़ी चर्चा है, काफ़ी हलचल है। एक पहली खबर यह है कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन यानी 8,000 रुपये के अंदर आने वाले फ़ोन की कीमत
बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ स्मार्टफोन बिक्री में इनकी हिस्सेदारी भी घट रही है। 2018 में स्मार्टफोन बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 36% हुआ करती थी, यानी कि आप मान सकते हैं कि हर तीसरा या चौथा फोन ऐसा था जो 8,000 से कम में बिक रहा था। अब 2022 में ये घटकर 12% रह गई है, यानी कि अब 9 में से एक फ़ोन, 10 में से एक फ़ोन ऐसा है जो 8,000 से कम का बिक रहा है, ये लोग बाजार से नहीं खरीद रहे हैं। सर, क्या बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है, क्यों बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है? स्मार्टफोन बाजार में एक बड़ा उलटफेर है और इस पर हम लगातार अपनी निगाहें रखे हुए हैं। स्मार्टफोन बाजार, भारत के सस्ते स्मार्टफोन इंटरनेट की अर्थव्यवस्था में, डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्रवेश का पहला रास्ता थे और ये गिरावट काफ़ी बड़ी है। 2018 में 36% बाजार में शेयर था, अब घट के 12% रह गया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्मार्टफोन की कीमतों में पिछले 2-3 साल के दौरान करीब 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है और अब स्मार्टफोन की कीमतें जो करीब 8,000 रुपये के आसपास एक सस्ता स्मार्टफोन, एंट्री लेवल स्मार्टफोन मिलता था, अब वो उसकी कीमत 12 से 14,000 रुपये के आसपास हो गई है। धीमे धीमे स्मार्टफोन का बाजार, जिसे भी बहुत तेज़ी से फैलना था और भारत में बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन होने थे, वो बाजार सिकुड़कर हाई एंड फोन्स की तरफ झुक रहा है, जहां महंगे स्मार्टफोन की डिमांड है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात इस बाजार में समझने की ज़रूरत है कि जो सस्ते स्मार्टफोन है वही बाजार में वॉल्यूम सेल्स को प्रमोट करते थे, क्योंकि यहां चर्न रेट सबसे ज़्यादा था। लोग तेज़ी से स्मार्टफोन बदलते थे, अपग्रेड करते थे, 1-2 साल चलाने के बाद स्मार्टफोन बेचते थे। ये गिरावट 2 वजहों से दिखती है। एक तो स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी, और ये शुभम बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। भारत ने पिछले 3-4 साल में पीएलआई की जो भी सक्सेस स्टोरी लिखी है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की जो भी सक्सेस स्टोरी बनाई है, वो स्मार्टफोन सेलिंग में निवेश में भी बनाई है। भारत में जो असेंबलिंग हो रही है स्मार्टफोन की और निर्यात हो रहा है, उसके बाद भी जबकि भारत में स्मार्टफोन बन रहे हैं और बिक रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। भारत के उपभोक्ताओं के लिए इस पीएलआई या प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का नतीजा ये निकल कर आया कि जो फोन 8,000 रुपये में खरीद रहे थे वो 12-14,000 रुपये में उनको मिल रहा है, जबकि भारत ये कह रहा है कि वो स्मार्टफोन असेंबलिंग की, अगर मैन्युफैक्चरिंग ना भी कहे तो असेंबलिंग की सुपर पावर बन रहा है। ये बड़ा फेरबदल अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा चुनौती पैदा करेगा, क्योंकि भारत में एक बड़े हिस्से को अभी इंटरनेट की और डिजिटल डिवाइड की गर्त से बाहर निकालकर इंटरनेट की मुख्य धारा में लाया जाना है। सर, अगला सवाल मेरा इसी पर था कि क्या इंटरनेट कंजम्पशन पर भी इसका असर पड़ेगा? अब इंटरनेट कंजम्पशन का नंबर आ चुका है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब पिछले साल के, मतलब 2022 के आखिरी 2 महीनों में भारत में इंटरनेट की विकास दर सिंगल डिजिट में घट कर आ गई। ये बेहद चौंकाने वाली खबर थी। भारत में इंटरनेट की ग्रोथ रेट कम होना अप्रत्याशित था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि भारत तो अभी इंटरनेट की दृष्टि से बेहद बेसिक बाजार है। यहाँ तो लोग अभी 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये के डेटा प्लान को लेकर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और 2 बहुत बड़ी क्रांतियाँ जो भारत के इंटरनेट स्पेस में होने वाली थी, वो इस बात पर निर्भर थी कि भारत में कितने लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं और कितना ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। एक क्रांति थी जो हमको फिनटेक के तौर पर, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल फिनांस, डिजिटल पेमेंट्स के तौर पर देखी जानी थी, और दूसरी क्रांति दिखनी थी ई कॉमर्स के तौर पर, कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और ख़रीदारी करेंगे। स्मार्टफोन की महंगाई कैसे एक पूरा चक्र बनाती है। स्मार्टफोन की महंगाई ने भारत में स्मार्टफोन खरीदने की संख्या घटा दी। स्मार्टफोन के साथ ही महंगे हुए डेटा प्लान, एक स्मार्टफोन के साथ ही भारत में पिछले 2 साल के अंदर टेलीकॉम की दरें बढ़ी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अभी भी आज की भी वो बड़ी खबर है, और इन दोनों ने मिलकर भारत के इंटरनेट के पहिए इंटरनेट की ग्रोथ को रोक दिया है। यहाँ सरकार को इस बजट में कुछ ना कुछ अवश्य ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि स्मार्टफोन की कीमतें कम हो सकें, क्योंकि जब तक ये डिवाइस सस्ती नहीं होगी तब तक आप लोगों को किसी भी तरह से इंटरनेट से जोड़ नहीं पाएंगे। फोन यूजर्स को दूसरा बड़ा झटका एयरटेल की तरफ से लगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने 7 सर्कल्स में 155 रुपये में नया एंट्री प्लान पेश किया। एंट्री प्लान का मतलब जो सबसे सस्ता प्लान है, इससे सस्ते में आप इंटरनेट चला ही नहीं सकते, बात कर ही नहीं सकते। अब पहले के मुकाबले एंट्री लेवल प्लान 57% महंगा हो गया है। 99 रुपये का प्लान खत्म ही हो गया, 99 की जगह ये 155 रुपये का प्लान आ गया। सर, एयरटेल की ओर से बढ़ोतरी बाजार में क्या असर डालेगी? नवंबर 2021 से भारत में मोबाइल दरें 20 से 21% बढ़ चुकी हैं, और हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत का मोबाइल बाजार या भारत का मोबाइल सर्विसेज बाजार स्पष्ट रूप से डुओपोली है, जहां पर 2 कंपनियां मौजूद हैं। एयरटेल ने यह कहा था कि वो 200 रुपये कम से कम
₹200 प्रति उपभोक्ता राजस्व को लक्ष्य करेगी और धीमे धीमे कंपनी बढ़ते बढ़ते वहाँ तक आ गई। 2020 से 2021 तक भारत में एंट्री लेवल प्लान 70-80 रुपए के आसपास होते थे। बढ़ते बढ़ते अब 155 रुपए का बेसिक बुनियादी प्लान होगा, यानी अगर आप फ़ोन खरीदते हैं तो आपको 155 रुपए का कम से कम रिचार्ज कराना पड़ेगा। एयरटेल ने पहले उड़ीसा और एक और सर्किल में, हरियाणा 2 सर्किल्स में इसका ट्रायल किया था, और लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। एयरटेल के बाद दूसरी कंपनी शायद तुरंत इस टैरिफ हाइक की तरफ बढ़ेगी, वो वोडाफोन हो सकती है, क्योंकि वोडाफोन आर्थिक रूप से गहरे संकट में। हम लगातार देख रहे हैं कि वोडाफोन अपने बकाये नहीं चुका पा रही है टावर कंपनियों को, और कर्ज की समस्या से दबी हुई। और जियो पर भी इस बात का दबाव होगा कि वो दरों में बढ़ोतरी करे। अभी रिलायंस जियो के नतीजे आए हैं जिसमें कंपनी के आरपू में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी है, और अब रिलायंस जियो को अगर आगे मुनाफा कमाना है तो उसे टैरिफ में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो आप पूरा जो रसायन है भारत के टेलीकॉम बाजार का, जो सबसे ज़्यादा 2 वजहों से सबसे महत्वपूर्ण माना गया था पिछले 1 दशक में, कि दुनिया में सबसे सस्ती कॉल, दुनिया में सबसे सस्ता टैरिफ और दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल। अब दोनों चीज़ें पलटकर उल्टी हो गई। दुनिया में, भारत में स्मार्टफोन भी महंगे हो गए और उनको इस्तेमाल करने की लागत और टैरिफ भी बढ़कर ऊपर आ गए, और ये महंगाई हमें खुदरा महंगाई में भी रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी। चलिए अब झटपट चलते चलते कुछ खबरें और देख लेते हैं मनी सेंट्रल झटपट में। पहली खबर, जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन प्लान अटकता दिख रहा है। दरअसल जेट के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने कंपनी के नए प्रमोटर जालान कालरॉ कंसोर्शियम को कंपनी का मालिकाना का अधिकार ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने का फैसला लिया है। लेंडर्स ने एनसीएलटी के फैसले को एनसीएलटी में अर्जी दाखिल की है उसके खिलाफ। उनका ये मानना है कि जो बात कही गई थी नए प्रमोटर्स की ओर से, जितना निवेश करने को कहा गया था, नहीं किया गया। प्रमोटर ये कह रहे हैं कि भाई जो कहा था वो मान लिया गया है। अब फिलहाल फैसला चुनौती दिया गया, देखते हैं क्या होता है। खर्चों में कटौती करने में जुटे अरबपति एलन मस्क की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर के हेडक्वार्टर के बकाया किराए को लेकर इमारत के मालिक ने अदालत में अर्जी दी है, मुकदमा दायर कर दिया है एलन मस्क के खिलाफ। कैलिफोर्निया की स्टेट कोर्ट में दायर मुकदमे में बिल्डिंग मालिक ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी अपने ऑफिस के लिए दिसंबर में $33,60,000 और जनवरी में $34,20,000 का किराया भरने में नाकाम रही है। बताइए, एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर आदमी, दूसरी तरफ मुकदमा कायेगा कि किराया नहीं दिया। तीसरी खबर रैपिडो से जुड़ी। राइड शेयरिंग कंपनी रैपिडो का घाटा 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी का घाटा बढ़कर 439 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 21-22 में उसे 166 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, फायदा तो हुआ ही नहीं। वहीं कंपनी का रेवेन्यू करीब 2 गुना हो गया, 144 करोड़ रुपए हो गया है 2 गुना होकर। वित्त वर्ष 2021 में ये 45 करोड़ रुपए था। सर, इन झटपट खबरों पर कोई टिप्पणी आपकी? ट्विटर की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और ट्विटर ने अपने कई जगह अपने ऑफिसेस खाली करने के लिए लोगों को कहा है, उन्हें वर्क फ्रॉम होम पर कंपलसरीली भेजा है। अब ट्विटर का रेंट पे करने में डिफ़ॉल्ट होना ट्विटर के निवेश करने वालों के लिए और एलन मस्क की भविष्य की योजनाओं के लिए खतरे की घंटी है। ट्विटर में आने वाले 2-3 महीनों में काफ़ी घटनाक्रम और करीब से दिखाई देंगे, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। दूसरी तरफ रैपिडो की खबर आपके सामने। स्टार्टअप में जो भी आंकड़े अब हमारे पास आ रहे हैं वो आंकड़े घाटे बढ़ने के ही हैं, बड़ी प्रमुख कंपनियों के। रैपिडो को अभी महाराष्ट्र में उसकी सेवा को लेकर भी मुश्किल महसूस हुई थी। ये एक और स्टार्टअप है जिसको करीब से जिस पर निगाह रहेगी क्योंकि इसने भारत में राइड हेलिंग कैब से आगे जाकर राइड हेलिंग बाइक्स की नई क्रांति शुरू की थी। वो कब तक किस स्तर तक टिक पाएगी इस बाजार में, ये देखना होगा। अंतिम पड़ाव अरमानों की चिट्ठी, लेकिन उससे पहले एक और पड़ाव, वो है आपको एक जानकारी देनी है कि कल 26 जनवरी को छुट्टी है, मनी सेंट्रल नहीं आएगा। हेलो मनी 9 की जो पंचायत लगती है एक तरह से, वो नहीं लगेगी। लेकिन गुरुवार नहीं होगा, शुक्रवार बड़ा खास होगा। शुक्रवार को मनी सेंट्रल तो आएगा ही। हेलो मनी 9 में स्टॉक मार्केट के जाने माने निवेशक, जाने माने जानकार राजेश तांबे जुड़ेंगे। आपके स्टॉक से जुड़े जो भी सवाल हैं उनका जवाब देंगे। आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े, स्टॉक खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, क्या करें क्या ना करें, जो भी उलझने हैं सुलझाने के लिए राजेश तांबे जी 2 बजे जुड़ेंगे। आप अपना नाम, अपना सवाल, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर मेल कर दीजिए या अपना व्हाट्सएप पे सवाल भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 9311121874। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजिए, अपनी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान लीजिए।
अरमानों की चिट्ठी आज की आपको अपने करीब की लग सकती है, अपने आसपास की लग सकती है। आज एक अरमानों की चिट्ठी लिखी है संविदा पर नौकरी करने वाले व्यक्ति ने, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बिजली विभाग में काम करता हो, चाहे वो रोडवेज की बस चलाता हो, जिनको सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है। इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है, ये आपको एक इकोनॉमिकम में हमने बताया था। उसके क्या अरमान है इस बजट से, वित्त मंत्री से आप भी सुनिए। डाकिया आया, डाकिया आया। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियां लगातार आ रही हैं और आज का खत लिखा है संविदा पर काम करने वाले बिजली कर्मचारी बब्बन महतो ने। आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं बब्बन महतो। मैडम जी नमस्ते, मैं बब्बन महतो हूँ, बिहार के शेखपुरा का रहने वाला हूँ। पिछले 3 सालों से यूपी के बलिया में रह रहा हूँ। यहाँ मैं संविदा पर बिजली विभाग में काम करता हूँ। लोगों के घरों से मीटर रीडिंग लेना, बिल बांटना, उनकी कंप्लेन दर्ज करना, तार बदलवाने से लेकर खंभों की मरम्मत कराने तक का काम करता हूँ। इसके एवज में कागजों पर 10,400 रुपये सैलरी मिलती है। 10 घंटे से लेकर 13-14 घंटों तक काम करना पड़ता है। अधिकारी के घर का साग सब्जी लाना अलग से। इतना सब करने के बाद भी पिछले 5 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। बहुत मांग कर ली, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हल कोई नहीं मिला। फिर पता चला कि आप बजट के लिए सुझाव ले रही हैं, तो आपको चिट्ठी लिखने का विचार आया। मैडम जी, सरकार कुछ एजेंसियों के माध्यम से ठेके पर हम जैसे कामगारों को ड्यूटी देती है। एजेंसियां पहले तो नौकरी पर रखने के लिए 1,00,000-1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेती हैं। उसके बाद हर महीने वेतन से भी हिस्सा लेती हैं। आप देते हैं 15,000, तब हमारे हाथ में आते हैं 10,000। ना कोई पेंशन, ना कोई बीमा। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि काम के दौरान मृत्यु हुई तो 5 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। परमानेंट कर्मचारियों को अस्पताल में फ्री इलाज मिलता है। उनके काम के घंटे तय होते हैं। कुछ बिजली फ्री मिलती है। सरकारी कैंटीन से सस्ता घरेलू सामान मिलता है। हम किसी लायक नहीं। सरकारें वादा करती हैं हमें नियमित किया जाएगा, लेकिन वादे तो वादे, कभी पूरे हुए हैं क्या? अब तो पता चला है कि सरकारी विभागों में पक्की नौकरियां भी कम हो रही हैं। हमारे कितने ही साथी पिछले सालों में केवल इसलिए करंट का शिकार बने क्योंकि एजेंसियां ना तो सही सुरक्षा वाले दस्ताने देती हैं, ना ही औजार। मैडम, हमारे पास तो कायदे की सीढ़ी भी नहीं है, सीधे पोल पर चढ़ना होता है। अब ऐसे में या तो अपनी जेब से औजार खरीदें या फिर जिसके यहाँ ठीक करने गए हैं उससे मांगें। मैडम जी, एजेंसियां रिश्वत लेने का दबाव बनाती हैं। मैनेजर कहता है कि सरकारी अधिकारियों को पैसा देना है, तो हमें जनता से पैसा मांगना पड़ता है। एजेंसी और सरकारी अधिकारियों को देना पड़ता है। अब हालत ऐसी है कि उम्र 40 हो चली है। बच्चे 12 से 14 साल के हो गए हैं। उनकी पढ़ाई की चिंता होती है। माँ बाप की दवाई गोली की चिंता होती है। लेकिन हाथ भी खाली है और बटुआ भी खाली है। न सरकार पर भरोसा बचा है और न अधिकारियों पर। मैडम, हमारे पास तो पहचान पत्र तक नहीं है। कहीं जाएं तो लोग मानते तक नहीं हैं कि हम बिजली विभाग वाले हैं। हमारा और हमारे परिवार का इलाज तो सरकारी खर्चे पर होना चाहिए। हम बिजली विभाग के लिए काम करते हैं। कम से कम 100-150 यूनिट फ्री बिजली तो मिल जाए,
जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। अब बड़ी उम्मीद से आपको चिट्ठी लिख रहा हूँ, आप हमें परमानेंट करा दीजिए। मैडम जी, हम जी तोड़ काम करके दिखाएंगे। भवदीय बब्बन महतो।